हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे टेक्निकल चैनल इलेक्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक जल्दी सबसे फास्ट पहुंच सके। देखिए, आज का जो वीडियो है उसे बनाने के पीछे मेरा एक इंटेंशन है। अभी तक इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस को अपलोड किया हुआ है चैनल में, तो उसमें ऑपरेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर विथ लोड एंड विदाउट लोड हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग कुछ आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ लोड एंड विदाउट लोड। तो मैं ये चाह रहा था कि इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ऑपरेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या रह सकते हैं, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो उसी के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वाइंडिंग नेचर। तो देखिए, वाइंडिंग नेचर ये क्या रहेगा। देखिए, नेचुरल नेचर जो है, कोई भी डिवाइस हो, मशीन हो, उसका जो नेचुरल नेचर होता है वाइंडिंग का, वो आर प्लस एल होना चाहिए या आर प्लस एल होता है, मतलब रेजिस्टिव कम इंडक्टिव होता है। हमने जब आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था तो उसका वाइंडिंग का जो नेचर है वो प्योरली इंडक्टिव हमने लिया था या रहता है। लेकिन देखिए, अगर आपका ट्रांसफार्मर ये प्रैक्टिकल है तो वाइंडिंग ये प्योरली इंडक्टिव कभी नहीं रहेगी, ये रेजिस्टिव कम इंडक्टिव रहेगी, मतलब आर प्लस एल टाइप की रहेगी जैसा नेचुरली होता है। क्योंकि देखिए, आपकी जो वाइंडिंग है वो डेफिनेटली कोई ना कोई कंडक्टिंग मटेरियल की आपने बनाई होगी। तो जब वो मटेरियल आपने यूज किया, कंडक्टिंग मटेरियल वाइंडिंग को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी तो होगी या रहती है। तो जो भी रेजिस्टिविटी होगी, मतलब ओमिक नेचर मटेरियल का, वो रहेगा ही, वो रहता ही है। भले कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप मटेरियल यूज किया है आपने वाइंडिंग को बनाने के लिए तो उसका ओमिक नेचर चाहे कम क्यों ना हो रहेगा और आपको कंसिडर करना होगा वो। तो इस तरह से देखिए, वाइंडिंग का जो आपका रेजिस्टिव नेचर है वो बिन बुलाए मेहमान आप बोल सकते हो। ये कोई मतलब ये आपका इंटेंशन नहीं है या किसी का इंटेंशन नहीं रहता है कि वाइंडिंग बनाने के लिए जो हम लोगों ने मटेरियल लिया है वो करंट को अपोज करे या फिर उसका ओमिक नेचर हो, लेकिन रहता है नेचुरली और वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वाइंडिंग का एक्चुअल नेचर आप लोगों को कंसिडर करना होगा और वो है आर प्लस एल, प्योरली इंडक्टिव नहीं रहेगा, ओमिक नेचर रहेगा। थोड़ा है जो भी है आपको कंसिडर करना होगा। तो वाइंडिंग का एक्चुअल नेचर जो रहेगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वो आर प्लस एल होगा, मतलब रेजिस्टिव कम इंडक्टिव नेचर का वाइंडिंग आपका होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों को शायद समझ चुका है। अगर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो वाइंडिंग का नेचर है फिर आर प्लस एल, मतलब रेजिस्टिव कम इंडक्टिव नेचर का होगा। देखिए, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। सेकंड पॉइंट जो है वो रहेगा वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए, वोल्टेज ड्रॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर वाइंडिंग का नेचर ये रेजिस्टिव अभी आप लोगों ने कंसिडर किया अगर है, क्योंकि हम लोगों को कंसिडर करना होगा, आर प्लस एल टाइप है वाइंडिंग का नेचर। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर को आप लोग चार्ज करोगे और अगर ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों अगर करंट को कैरी करेंगे तो देखिए, वाइंडिंग के ओमिक नेचर के वजह से, अगर आपका ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो वाइंडिंग के ओमिक नेचर के वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूलेशन क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू, वेयर आर इज द ओमिक वैल्यू नाउ। तो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू, इतना वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा वाइंडिंग में, फिक्स ड्रॉप होगा ये। तो आप लोगों को वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करने होंगे अगर ट्रांसफार्मर आपका प्रैक्टिकल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है और इंटरनल वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ये होगा ही और आपको कंसीडर भी करना होगा। तो देखिए, आपके ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड हो गया क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देखो कैसा है, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या लिया था
कि एक्सटर्नल और इंटरनल वोल्टेजेस जो है वो इक्वल लिए थे, मतलब V1 इक्वल्स टू E1 और E2 इक्वल्स टू V2 सेकेंडरी साइड में ये इक्वल लिए थे, क्योंकि इंटरनल ड्रॉप्स आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं था, क्योंकि वाइंडिंग प्योरली इंडक्टिव थी। अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर आप डिस्कस कर रहे हो और वाइंडिंग का नेचर अगर R प्लस L है, मतलब R है L के साथ, ओमिक नेचर है वाइंडिंग में, तो डेफिनेटली जब आप ट्रांसफार्मर को चार्ज करोगे और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स अगर करंट को कैरी करेंगे, तो डेफिनेटली करंट मल्टीप्लाई बाय दैट ओमिक वैल्यू ऑफ योर वाइंडिंग इज योर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द वाइंडिंग। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर होता है तो डेफिनेटली अभी आप नहीं बोल सकोगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो इक्वल है। इसीलिए ये रीजन है कि मैंने लिख के रखा है E2 इज नॉट इक्वल टू V2 और V1 इज नॉट इक्वल टू E1, ये इक्वल नहीं रहेगा। जनरली कैसा रहता है, अगर आप सेकेंडरी साइड की बात करो तो EMF इंड्यूस्ड अगर हो रहा है पहले, तो EMF इंड्यूस्ड अगर हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो EMF इंड्यूस्ड होने के बाद क्या होगा, अगर वो वाइंडिंग करंट को कैरी कर रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग अगर अपने करंट I2 को कैरी कर रही है, तो करंट और वो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इसमें इतना वोल्टेज वो वाइंडिंग में ही ड्रॉप हो जाएगा। तो EMF इंड्यूस जो हुआ है 100%, उसमें से कुछ वोल्टेज 100% में से कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज अगर वाइंडिंग के ओमिक नेचर के वजह से अगर अभी वही वाइंडिंग में ड्रॉप हो गया, तो जो रेसिडुअल या रिमेनिंग वोल्टेज जो होगा वही आपका V2 रहेगा और लोड तक जाएगा। इसका ही मतलब क्या है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसीलिए E2 इज नॉट इक्वल टू V2, E2 और V2 इक्वल नहीं रहेगा अभी अगर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो, क्योंकि वाइंडिंग में इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। तो जैसा सेकेंडरी साइड में E2 और V2 इक्वल नहीं होगा क्योंकि बीच में ड्रॉप हो रहा है, ठीक उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि V1 और E1 ये जो है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। V1 और E1 ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो है मुझे ऐसा बोलना था कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो V1 और E1 भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह प्राइमरी में साइड में भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वाइंडिंग में इंटरनली, सेकेंडरी साइड में भी इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसीलिए सेकेंडरी साइड में E2 और V2 इक्वल नहीं है और प्राइमरी साइड जो है उसमें V1 और E1 भी इक्वल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वोल्टेज ड्रॉप को अंडरलाइन करके रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर ट्रांसफार्मर अगर आपका प्रैक्टिकल है तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है इंटरनली वाइंडिंग के ओमिक नेचर की वजह से, और साथ में आपने देखा कि वाइंडिंग का नेचर जो है वो सिर्फ L प्योरली इंडक्टिव ना होते हुए R प्लस L है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो है पावर लॉस। देखिए पावर लॉस में क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कैसा है, वाइंडिंग का नेचर अगर आपका रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव है, तो वाइंडिंग अगर ओमिक नेचर की है, तो जब ट्रांसफार्मर चार्ज होगा और वाइंडिंग अगर करंट को कैरी करेगा, तो क्या होगा, वाइंडिंग के ओमिक नेचर के वजह से, रेजिस्टिव नेचर के वजह से वो जो वाइंडिंग है वो करंट को अपोज करेगा और डेफिनेटली हिट के फॉर्म में पावर जो है वो लॉस होगा। वो कितना लॉस होता है वो डिपेंड करेगा वाइंडिंग का करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और वाइंडिंग का ओमिक नेचर कितना है। अपना इशू वो नहीं है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लॉस होगा, ये पक्का है क्योंकि वाइंडिंग का नेचर ओमिक है, तो पावर लॉस होगा। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से अगर ट्रांसफार्मर आपका प्रैक्टिकल है तो वाइंडिंग का नेचर एक R प्लस L टाइप रहेगा, वाइंडिंग में वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, हो रहा है, और इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि पावर लॉस भी हो रहा है। अब देखिए अगर पावर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इफिशियंसी आएगा। जनरली आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा था कि इफिशियंसी 100% है, क्योंकि वहां पे पावर लॉस जीरो था और आपका वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो था। लेकिन अभी आपने देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, साथ में पावर लॉस भी हो रहा है। तो अगर पावर लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में तो डेफिनेटली आपकी इफिशियंसी ये 100% रह नहीं सकती। इसका ही मतलब क्या है कि इफिशियंसी 100% नहीं रहेगी अगर ट्रांसफार्मर आपका प्रैक्टिकल है तो। अब कितनी रहेगी वो तो डिपेंड करता है कि लॉस कितना अमाउंट हो रहा है, लॉस कितना परसेंटेज में हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली इफिशियंसी 100% नहीं रहेंगी और लेस देन 100% रहेंगी, इतना तो कंफर्म है। तो ये देखिए इस तरह से इफिशियंसी तक हम लोग आए थे। तो इस तरह से अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो अगर प्रैक्टिकल है तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वाइंडिंग का नेचर ये रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव रहेगा, वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और पावर लॉस भी होगा, और इस वजह से इफिशियंसी जो है वो 100% नहीं रहेगी।
And the last but not the and the last but most important point we should be consider here is about the फेजर डायग्राम। अभी हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि फेजर डायग्राम ये पॉइंट कहां से आ गया। नहीं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए फेजर डायग्राम क्या है और हम लोग ये फेजर डायग्राम को किस लिए जनरली यूज करते हैं। फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है जिससे हम आपके डिवाइस और ऑपरेशन जो होता है, कोई भी डिवाइस हो या कोई भी मशीन हो, उसका जो ऑपरेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसा होता है, आपने आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है उसका ऑपरेशन विथ लोड विदाउट लोड हम लोगों ने देखा था। तो आप देखिए, अगर आपने वो कंटेंट को वॉच किया है तो देखिए, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय जनरली वोल्टेज ड्रॉप्स को बताया नहीं करते हैं फेजर डायग्राम में, क्योंकि ड्रॉप होता ही नहीं है। तो आप फेजर डायग्राम में कैसा बताओगे। E2 का वेक्टर और V2 का वेक्टर, वो दो वेक्टर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप्स के वेक्टर्स नहीं रहते हैं। उसी के साथ साथ प्राइमरी साइड में V1 का वेक्टर और E1 का वेक्टर जो है उसके भी बीच में, वो दो वेक्टर के बीच में V1 और E1 के वोल्टेज ड्रॉप्स प्राइमरी साइड के जो है उनके वेक्टर्स नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ड्रॉप ही नहीं हो रहा है तो उनके वेक्टर्स वो वेक्टर डायग्राम में कैसे रहेंगे। लेकिन आज आप देखिए, हम लोग अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक को जब कंसीडर कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि E2 और V2 इक्वल नहीं है, मतलब उसके बीच में जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है बीच में। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको फेजर डायग्राम में भी वो वेक्टर्स को कंसीडर करना होगा। और प्राइमरी साइड में भी देखिए, V1 और E1 अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि इंटरनली ड्रॉप हो रहा है वाइंडिंग में प्राइमरी के, तो V1 और E1 इक्वल नहीं है तो क्यों, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो जो वेक्टर्स है वोल्टेज ड्रॉप्स के, वो भी प्राइमरी साइड में फेजर डायग्राम में आप लोगों को कंसीडर करना होगा, ड्रॉ करना होगा। अगर आप काफी क्लैरिटी से, काफी डिटेल में अगर ऑपरेशन को प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फेजर डायग्राम में भी ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स है, ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वो फेजर डायग्राम में भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के, वो देखें। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, अगर आपका ट्रांसफार्मर है प्रैक्टिकल है तो। क्योंकि आप देखिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट थे ट्रांसफार्मर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, अगर आपका ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो। लेकिन अगर आपका ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक सर्किट है कोर, उसमें भी चेंजेस होंगे। अब वो क्या रहेंगे, चलिए वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें सबसे पहले लिख के रखा है फ्लक्स। हाँ, बिल्कुल सही है। फ्लक्स जो है, आप देखिए कैसा होता है, प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है I1, तो कॉइल मैग्नेटाइज होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। और कॉइल मैग्नेटाइज होने के बाद कोर जो है उसमें फ्लक्स डेवलप होता है और कोर मैग्नेटाइज हो जाती है। अब जनरली जब ट्रांसफार्मर आइडियल रहता है तो क्या होता है, कॉइल मैग्नेटाइज होने के बाद जो 100% फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटाइजेशन की वजह से अवेलेबल होता है, वो 100% फ्लक्स सेकेंडरी में वर्क डन करता है, इंडक्शन करता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 का। और सेम फ्लक्स जब रिटर्न आता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 हम लोगों को मिलता है। लेकिन देखिए, 100% फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से जो मिला मैग्नेटाइजेशन से, वो सेकेंडरी में अपना वर्क डन करता है 100% फ्लक्स आफ्टर डेवलपिंग। लेकिन देखिए, ये तो तब हो सकता है ना जब फ्लक्स कोर से लीकेज ना हो, लीकेज फ्लक्स की क्वांटिटी 0 हो। तो ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर में हो सकता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो जो मैग्नेटिक सर्किट है, कोर जो है आपका, उसकी भी क्वालिटी 100% नहीं रहेगी, उसकी भी इफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी। तो काफी कम परसेंटेज में क्यों ना हो, सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो आपको कंसीडर करना होगा कि लीकेज हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि कोर जो है आपका, ये तो कोर का डिजाइन और उसके लिम्स के ऊपर जो आपने वाइंडिंग वाउंड किया है, वो डिजाइन, वाइंडिंग और कोर, इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि चेंजेस क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आज का वीडियो है उसमें इतना शायद आपको क्लियर हुआ है कि ट्रांसफार्मर अगर प्रैक्टिकल है तो लीकेज फ्लक्स की क्वांटिटी ये कुछ रह सकती है। और अगर आपको वो लीकेज फ्लक्स को भी अगर यूज करना है, ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को डिग्रेड होने से बचाना है,
और ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को अगर आपको मेंटेन रखना है तो वो लीकेज फ्लक्स भी आपको यूज करने होंगे। तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर का जो कोर है और उसके लिम्स के ऊपर जो वाइंडिंग बाउंड किए हैं उसके डिजाइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने अभी तक ये भी देखा कि फ्लक्स जो है वो लीकेज हो सकते हैं और हम लोगों को वो कंसिडर भी करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है परमेबिलिटी ऑफ कोर। अब ये क्या है परमेबिलिटी ऑफ कोर? अब देखिए परमेबिलिटी क्या होता है? परमियाबिलिटी, द नेम इटसेल्फ सेइंग द बेसिक कांसेप्ट। परमियाबिलिटी देखिए उसमें एबिलिटी है। तो परमेबिलिटी ये एबिलिटी है मटेरियल की जो रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को कैरी कितना कर सकता है आपका मटेरियल। सो व्हाट इज परमेबिलिटी? परमेबिलिटी इज अ एबिलिटी which represents the flux carrying capacity of that material। तो देखिए जब आइडियल ट्रांसफार्मर रहता है तो हम लोग परमियाबिलिटी 100% कंसिडर करते हैं, लेकिन जब ट्रांसफार्मर आपका प्रैक्टिकल है तो जो कोर है उसकी परमियाबिलिटी जो है या फ्लक्स को कैरी करने की जो एबिलिटी है वो 100% आप लोग नहीं कंसिडर कर सकते। वो तो डिपेंड करेगा कितना रहेगा, कितना परसेंट रहेगा या कितनी परमियाबिलिटी रहेगी। ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कौन सा आपने यूज किया हुआ है, सिलिकॉन स्टील है या स्टील है या आयरन है, जो भी रहेगा। काफी सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स है, लेकिन जो भी है आप लोगों को कंसिडर करना होगा कि परमियाबिलिटी ये 100% नहीं रहेगी। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जनरली उनकी परमियाबिलिटी ये अच्छी होती है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परमियाबिलिटी ये कम होगी। लेकिन जो भी रहेगी वो 100% अभी नहीं रहेगी अगर आपका ट्रांसफार्मर ये प्रैक्टिकल है तो। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ही मतलब क्या हुआ कि परमियाबिलिटी ये 100% नहीं है, फ्लक्स भी लीकेज हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने अभी देखे अगर, और आपको कंसिडर भी करने होंगे अगर आपका ट्रांसफार्मर ये प्रैक्टिकल है तो। उसके साथ साथ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, और वो रहेगा नॉन लीनियरिटीज ऑफ कोर। कोर मतलब जो आपका मैग्नेटिक सर्किट है या मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें नॉन लीनियरिटीज आपको कंसीडर करनी होंगी। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि नॉन लीनियरिटी मींस व्हाट। देखिए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आप लोग यूज करते हो आपके डिवाइस या मशीन में, तो देखिए कैसा होता है, दो टाइप के नॉन लीनियरिटीज आपके मैग्नेटिक मटेरियल में जनरली रहते हैं। एक होता है सैचुरेशन और एक होता है हिस्टेरिसिस। देखिए मैं वापस एक बार दोहरा रहा हूं, दो टाइप के नॉन लीनियरिटीज मैग्नेटिक मटेरियल, हर टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल में रहते हैं। एक है सैचुरेशन और एक होता है हिस्टेरिसिस। और ये दो नॉन लीनियरिटीज की वजह से जो है आपका जो डिवाइस या मशीन है उसका परफॉर्मेंस, आपके मैग्नेटिक मटेरियल का परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। और अगर आपको परफॉर्मेंस को डिग्रेड होने से अगर रोकना है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा आपके मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, उसके क्वालिटी के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं कुछ आने वाले वीडियोस में एक सेपरेट स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें सिर्फ नॉन लीनियरिटी जो है मैग्नेटिक मटेरियल की वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मुझे आपको इतना बताना है कि अगर ट्रांसफार्मर अगर प्रैक्टिकल है तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें नॉन लीनियरिटीज रहेगी और आपको कंसीडर भी करना होगा, और वो रहेगी आपकी हिस्टेरिसिस और सैचुरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे से जो है वो क्लियर हो चुका है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो प्रैक्टिकल है तो देखिए अगर आपको ये क्लियर अगर अच्छे से हुआ है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि बिना ये कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किए या समझे ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि आप ऑपरेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का पढ़ सको विथ लोड एज वेल एज विदाउट लोड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मेरा उसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड, और आप मेरे ख्याल से काफी अच्छे से समझ सकोगे अभी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोगों ने अभी पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। ट्रांसफार्मर के दो प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट के भी और उसका जो कोर है मैग्नेटिक सर्किट उसमें भी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया है, आपको कुछ मिल रहा है, आपके नॉलेज आपका अगर बढ़ रहा है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए है। अगर आप लाइक करेंगे वीडियोस को तो मैं ज्यादा इंस्पायर होऊंगा और एक
एनर्जी मुझे मिलेगी और मैं ऐसी अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।